हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और आज का यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2019 से, जो क्वेश्चन था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। सेकंड, नाउ कोल ब्लॉक्स आर allocated on the lottery basis. Third, till recently India imported coal to meet the shortages of domestic supply, but now India is self-sufficient in the coal production. Which of the following statements given above is or are correct? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वन ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही है जो करेक्ट है, क्योंकि जो कोल सेक्टर है वो नेशनलाइज हुआ था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी इन 1972। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। सेकंड है कि कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, तो एक्चुअली में लॉटरी बेसिस पे ये एलोकेशन नहीं होती और हमारे पास होती है ऑक्शन का प्रोसेस, तो स्टेटमेंट 2 हो जाती है गलत। ठीक है, तीसरी चीज या तीसरी स्टेटमेंट है ये भी हमारी हो जाती है गलत, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट अभी इंडिया नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोल में है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंडर जितने भी हमारे कोल प्रोड्यूसिंग मार्केट प्लेयर्स हैं मार्केट में जो बैठे हुए हैं, तो वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कोल प्रोडक्शन के लिए, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो हो जाती है गलत। एंड इंडिया जो है अभी भी इंपोर्ट करता है कोल फ्रॉम द अदर कंट्रीज, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी सिर्फ और सिर्फ सही। तो आज का चैप्टर है हमारा प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंडर। चैप्टर नंबर 9 है ये, एनसीईआरटी क्लास 12 का। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं प्लानिंग की, तो प्लानिंग की डेफिनेशन में आता है हमारे पास, सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट स्टेप इज ऑफ थिंकिंग, कि हम सोचते हैं कि हमने क्या प्लानिंग करनी है, किस मुद्दे पे प्लानिंग करनी है। ठीक है, फिर हम उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड या स्कीम्स बनाते हैं। ठीक है, फिर वो स्कीम अगर हमें सही लगती है हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि एक्ट करते हैं, उसके ऊपर अपना एक्शन रखते हैं, और जो भी हमने प्रोसेस, जो गोल अचीव करने की बात की थी, फिर हम उसे अचीव करते हैं। तो इनिशियली प्लानिंग के डेफिनेशन में है कि प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्कीम, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दो सेट ऑफ एक्शंस जो हमने स्कीम में बनाए थे टू अचीव सम कॉमन गोल्स। बट इस चैप्टर की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि हम कह सकते हैं कि पैसे पे या इनकम के बेसिस पे जो हम डेवलपमेंट करने वाले हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर को लेके। ठीक है, तो प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट है हमारी सेक्टोरल प्लानिंग एंड सेकंड है रीजनल प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग एज इकोनॉमी सेज कि हमारे पास 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो सेक्टोरल प्लानिंग का पार्ट हो जाता है। इट एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में, अकॉर्डिंगली वो हो जाती है हमारी सेक्टोरल प्लानिंग। देन वी टॉक अबाउट रीजनल प्लानिंग। ठीक है, तो रीजनल प्लानिंग इज डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, कुछ रीजन्स ऐसे भी रहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, कुछ बैकवर्ड एरियाज में रह जाते हैं। ठीक है, तो इन इम्बैलेंसेस को मीट करने के लिए जब हम किसी बैकवर्ड एरिया के लिए प्लान कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए प्लान कर रहे हैं, ताकि जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है रीजन उसके एटलीस्ट कंपैरिजन में, कंपटीशन में वो रीजन आ सके, कुछ प्रोड्यूस करके दे, थोड़ा आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो, तो उसे हम कहेंगे रीजनल प्लानिंग। तो हम बात करेंगे टारगेट एरिया प्लानिंग की। तो प्लानिंग के ही अंडर हम कुछ कुछ टारगेट्स जो है उनको या एरियाज को टारगेट करते हैं। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि कुछ एरियाज जो हैं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकग्राउंड रहते हैं, एंड द रीज़न फॉर देम बीइंग इकोनॉमिकली बैकग्राउंड या बैकवर्ड इज नॉट स्पेसिफाइड बेसिकली। तो कुछ अगर हम बात करते हैं कि कई एरियाज ऐसे हैं, अगर हम बात करें अब जैसे कि हमारा छोटा नागपुर प्लेटो वाले एरिया जो है बहुत ज़्यादा मिनरल रिच है, बट स्टिल कुछ एरिया जो है बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है कि वो ग्रो नहीं कर पाए एरिया रिक्वायर्ड, यानी कि रॉ मटेरियल इज अवेलेबल देयर, बट टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि उसकी जो बैकवर्डनेस है उसे किया जा सके ख़त्म। तो इसीलिए प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, वो दे केम फॉरवर्ड विद द प्लान और या टारगेट एरिया प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हमारा दिया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा। तो उन्होंने कुछ डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स जो हैं उनको लॉन्च करने की बात की गई, जो एक्चुअली में 8th 5 ईयर प्लान तक आते आते इम्प्लीमेंट हुए। तो वो डिफरेंट प्रोग्राम्स क्या थे, उनमें जो थे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम,
ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, द स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स थे जो 8th 5 ईयर प्लान के आते आते पहले से सेटअप थे, बट 8th 5 ईयर प्लान के आते आते हम देखते हैं वो हो रहे हैं कंप्लीट या हो रहे हैं अचीव। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो नाम से ही आपको पता लग रहा है कि हम हिली एरियाज या हिल स्टेशंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट एरियाज हो गए, जैसे हमारे पास हिमाचल के कुछ एरिया हो गए, या जितने उत्तराखंड के एरियाज हो गए, दार्जिलिंग एरिया हो गया, असम हो गया, दीज ऑल वर कवर्ड अंडर द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये 5th 5 ईयर प्लान का कॉन्टेक्स्ट में था और 15 डिस्ट्रिक्ट से जिनमें इनको इंक्लूड किया गया था हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर, ठीक है, जिसमें से दार्जिलिंग भी एक था। ठीक है, तो हमारी जो नेशनल कमेटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया 1981 में सेटअप की गई थी, इन्होंने क्या ले डाउन किया कि वो सारे एरिया जो 600 मीटर्स अबव द सी लेवल हैं एंड ट्राइबल एरियाज में इंक्लूडेड नहीं है, उनको हम हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर लेंगे एंड उनको क्या डिक्लेयर कर देंगे एज बैकवर्ड एरियाज। तो क्या होगा, इससे उनकी डेवलपमेंट की जा सकेगी। एंड साथ ही साथ हमने ये कैसे एरियाज को डिसाइड किया, उनको उनकी टोपोग्राफी, उनकी लोकेशन को देखकर, उनकी इकोनॉमी को देख के, उनकी सोसाइटी को देख के और उनकी इकोलॉजिकल कंडीशंस को देखकर इन प्रोग्राम्स में उनको इंक्लूड किया गया। एंड हमारा मेन एम क्या था यहाँ पे, हार्नेस करना रिसोर्सेज को, यानी कि यहाँ पे इस्टेब्लिश करना, रखना आगे एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना, साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना, बहुत सारी चीज़ें जितने भी केपेबल है वो उस एरिया के अकॉर्डिंगली, वो सारे के सारे रिसोर्सेज को हम लेकर आए आगे, ताकि बिजनेस की डेवलपमेंट हो, एक सेंटर वहाँ पे भी इस्टेब्लिश हो और लोगों की इनकम भी हो और डेवलपमेंट भी हो उस हिल एरिया की। तो सेकेंड वॉज ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये 4th 5 ईयर प्लान के अंडर इंक्लूड किया गया था। एंड यहाँ पे हमारे पास मुद्दा यही था कि हम चाहते थे कि जितना भी हमारा ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हम इकोलॉजी के बेसिस पे या इकोलॉजिकल बेसिस पे, इन्वायरमेंट के बेसिस पे काम करें कि ड्रॉट क्यों हो रहा है उस सबको ओवरकम कर सके। बट नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया आते आते हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए, लोगों के लिए काम करना इनफैक्ट शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, हमारा जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने 1967 में स्टेप लिया, एज 67 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी ड्रॉट प्रोन, उनको डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, 67 डिस्ट्रिक्ट्स को ड्रॉट प्रोन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर डिक्लेयर कर दिया गया कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉट के संभावना रहती है और ड्रॉट प्रोन ये एरिया है। और इरिगेशन कमीशन ने क्या किया 1972 में कि ये जो 67 डिस्ट्रिक्ट्स थी, इनको क्या कर दिया, कट आउट कर दिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि उन एरियाज को मार्क कर दिया, पर्टिकुलरली एक स्टेप फॉरवर्ड हम आगे चलने लग गए अपने इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो अब हमारे पास ड्रॉट प्रोन एरियाज जो हैं वो नॉर्थ और साउथ के लिए अगेन डिफरेंशिएटेड है। तो हम ये देखते हैं कि जो बाकी के रीजन है एज कम्पेयर टू जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन जो है, वो इरीगेशन की वजह से ड्रॉट प्रोन इतना नहीं रहता, क्योंकि हमारे पास इरीगेशन फैसिलिटीज जो है नॉर्थ वेस्ट के एरियाज में, यानी कि पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान के नॉर्थ की बात करें, ठीक है, तो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान आई एम सेइंग, उनकी बात करें तो क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा वेल सेट है, तो ड्रॉट इतना नहीं रहता एज कम्पेयर टू बाकी रीजन्स जहाँ पे ड्रॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए हमारा इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट था, कि हमने जो ट्राइब्स की डेवलपमेंट की बात की तो हमने भरमौर रीजन को पर्टिकुलरली लिया है। तो ये केस स्टडी है, ठीक है। भरमौर हमारा है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो अब हिस्ट्री एंड लोकेशन देख लेते हैं भरमौर की सबसे पहले, कि भरमौर में भरमौर एज अ विलेज एंड साथ ही साथ एरिया जो एक होली विलेज ऑफ चंबा, दैट इज मच वेरी मच फेमस इन हिमाचल प्रदेश की भी अगर हम बात करते हैं, इनको हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो भरमौर एंड चंबा के डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं अगर हम भरमौर को एज अ होल कंसिडर कर रहे हैं। तो 21 नवंबर 1975 को जो भरमौर है उसे डिक्लेयर कर दिया गया था एज अ ट्राइबल एरिया। एंड इसको इनहिबिट कौन करते हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपने आप को कहते हैं गद्दी कम्युनिटी, जो भी ट्राइबल्स हैं, इनको डिक्लेयर कर दिया गया था 1970 में एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो 1975 में अगेन यहाँ पे ट्राइबल एरिया भी से डिक्लेयर कर दिया, एंड ट्राइब्स जो रह रहे हैं वो है गद्दी कम्युनिटी, ठीक है। अब इनका क्या काम था कि बेसिकली नोमैड्स हैं, ठीक है। नोमैड्स एज अ सेंस कि जब विंटर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श विंटर्स रहते हैं और बिल्कुल ही कट आउट हो जाता है ये एरिया, तो यहाँ से आना जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रह जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये नोमैडिक पीपल है, ट्रांसह्यूमेंस है,
तो दीज आर नोमैड्स एंड ये सर्दियों में चले जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस में टू द लोअर लेवल्स ऑफ द माउंटेन्स एंड गर्मियों में आ जाते हैं वापस टूवर्ड्स देयर एक्चुअल प्लेसेस। और इनकी जो लैंग्वेज जिनमें ये कन्वर्स करते हैं वो है गढ़ियाली। ठीक है, हार्श क्लाइमेट है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा विंटर्स बहुत ज़्यादा हार्श है, रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है, फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है। सिमिलरली इन्होंने स्टार्टिंग से, क्योंकि ट्राइब्स है, दे डो नॉट लाइक अदर टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, तो इन्होंने जोग्राफिकली भी और पॉलिटिकली भी अपने आप को आइसोलेट रखा। मोर ओवर जो है यहाँ पे इतनी जल्दी डेवलपमेंट अभी भी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत तो आप कह सकते हैं अभी लोगों से मिलना जुलना भी शुरू हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंडर। अगर आप देख रहे हैं हम कि ट्राइबल के डेवलपमेंट के जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए उसके बाद डेवलपमेंट जैसे जैसे होने लगी है तो आपस में इंटरमिंगलिंग होना शुरू हो गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने अपने आप को सोशली एंड इकोनॉमिकली भी दे वर डिप्राइव्ड समवेयर। ठीक है, और इनका कैसे काम चल रहा था, कैसे ये अपने आप को संभाल रहे थे, पाल रहे थे, तो बेसिकली यहाँ पे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है और शीप एंड गोट रेयरिंग का ये काम करते थे। तो देखते हैं हम इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ। तो 5th 5 ईयर प्लान में हमने देखा कि हमने बात की थी अगेन जब हम ट्राइबल पीपल की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो गद्दीज को भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इंक्लूड कर दिया गया था। तो हमने क्या किया, हिमाचल में इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर हमने भरमौर के एरिया को ले लिया। एंड इसके अंडर हमने क्या किया कि हमारा मेन एम यही था कि इम्प्रूव करनी है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया ताकि ये एक्चुअली में जो सोशली डिप्राइव्ड क्लास है वो लोगों से मिलना शुरू करे। यहाँ पे लोग आए भी और यहाँ से लोग आगे ट्रांसपोर्ट होकर जा रहे हैं, आपस में इंटरमिंगलिंग हो कल्चर का। ठीक है, एंड धीरे 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 हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, बी इट स्कूल्स, बी इट रोड्स, बी इट अदर, अगर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, अदर चीज़ें जो भी एक बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी इन द मेन विलेजेस एज वेल एज रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज में यहाँ पे हम कुगती की रीजन को देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही रिमोट एरियाज में आ जाते हैं। तो ऐसे रीजन्स को सबको इक्वली डेवलप करना। बट एक्चुअली में ये होता है कि जो मेन हमारा एरिया आ जाता है, विलेज आ जाता है, सेंट्रल पोर्शन, दैट वाज मच मोर डेवलप्ड दैन द रिमोट एरियाज। ठीक है, तो इसका आउटकम बहुत ही ज़बरदस्त आता है कि लोग जो हैं बहुत ही खुलकर एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चेंजेस को, इस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को, कि लोग आ रहे हैं आगे। ठीक है, एंड साथ ही साथ हम देखते हैं कि सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, एजुकेशन इम्पोर्ट कर रही है, इम्पार्ट की जा रही है। साथ ही साथ जो है हम देख रहे हैं लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंड बेसिकली यहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट वाज क्वाइट हाई। ठीक है, एंड इस वजह से इस प्रोजेक्ट को हम एक बहुत तरह कह सकते हैं सक्सेसफुल मानते हैं। एंड साथ ही साथ जो गद्दीज हैं स्टिल दे आर वेरी मच मोबाइल। तो यही बात आती है कि नोमैडिक कल्चर को अभी भी ये फॉलो कर रहे हैं। गर्मियों में ज़रूर अपने बेसिक घर में यानी कि भरमौर एरिया में ज़रूर रह रहे हैं, विंटर्स क्योंकि हार्श है तो इस टाइम पे ये आकर वापस चले जाते हैं या मूव कर जाते हैं टू कांगड़ा एंड अदर आसपास के एरियाज में जहाँ पे एज अ लेबर काम करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट का यही आउटकम रहा। तो बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेस्टर्न कंट्रीज में 1960s में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही थी, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रही थी, हम रिसोर्सेज को बहुत ही रैपिडली यूज़ कर रहे थे। ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया तो लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले प्रिंट किया पॉपुलेशन बॉम्ब नाम का एक आर्टिकल एहरलिच ने इन 1968 एंड द लिमिट्स टू ग्रोथ बाय मेडोज इन 1972 और बहुत सारी पब्लिकेशंस भी हुई जिससे गवर्नमेंट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी जो है नज़र इस चीज़ पे पड़ी कि पोल्यूशन को रोकना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसोर्सेज को जैसे ही हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही जो हम कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल हैं एंड उनको हमें बचाकर भी रखना है। तो यूएस ने क्या किया, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो है उसको कर दिया इस्टेब्लिश और उसको हेड किसने किया था, नॉर्वेन पीएम ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड ने। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, पब्लिश की थी रिपोर्ट, अपने आइडियाज़ को आगे रखा था और कहा था कि कैसे एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हमने करनी है। साथ ही साथ तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट जिसे हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था उनमें आप कह सकते हैं ये चीज़ आई थी सबसे पहले, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं आर कॉमन फ्यूचर। तो ये वही रिपोर्ट है जिसमें गांधी जी के ओपिनियन के ऊपर जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था इन द वीकली एमसीक्यूज, वही ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट है जिसमें हम आर कॉमन फ्यूचर की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आ जाता है ऑफिशियली।
ठीक है। तो डेवलपमेंट का उन्होंने मीनिंग क्या बताया इस रिपोर्ट के अंदर कि डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि ऐसी डेवलपमेंट जिससे हमारी अभी की नीड्स भी फुलफिल हो रही हैं, साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनकी जो नीड है अभी के प्रेजेंट रिसोर्सेज से वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो इनडायरेक्टली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। एंड ऐसी डेवलपमेंट करेंगे जो सोशली, इकोनॉमिकली एंड इकोलॉजिकली करेक्ट होगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक तरह से आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन मिली थ्रू द ब्रंटलैंड रिपोर्ट। तो अब हम बात करेंगे हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो केस स्टडी इंडिया ने इसको कैसे अपनाया। तो इंदिरा गांधी नहर कैनाल प्रोजेक्ट जो है हमारा केस स्टडी में विल टेक इट अप। ठीक है। तो एक्चुअली में इसके रिगार्डिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है कि 1948 में इसका प्रपोजल आया तो कंवर सेन ने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है। तो इसको लॉन्च किया हमने 31 मार्च 1958 में। तो आप ये चीज देखते हैं कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट काफी बाद में आई एंड इंडिया वाज क्वाइट प्रोएक्टिव इन सच केसेस। ठीक है। तो जो ये हमारा केनाल सिस्टम था ये हरी के बारे जो कि पंजाब में है वहां से एक्सटेंड होकर थार यानी कि राजस्थान तक जाना है। ठीक है। एंड इसको हम लिफ्ट एंड फ्लो सिस्टम से चलाएंगे। आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअली में है क्या। ठीक है। तो इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया था इस प्रोजेक्ट को। तो फर्स्ट स्टेज में जो एरिया कवर हो रहे थे वो गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड नर्दर्न बीकानेर का। एंड यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो अनड्यूलेटिंग है। सिमिलरली जो स्टेज 2 का पार्ट था वो बीकानेर का जो आप कह सकते हैं बचा हुआ एरिया, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागपुर एंड चूरू। तो चूरू के नाम से आप ये इजीली कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर गर्मियों में यहाँ पे रहता होगा। तो इसलिए डेजर्ट लैंड है, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स है एंड हाई टेम्परेचर इन समर्स एज फार एज 50 डिग्रीज तक चला जाता है यहाँ पे टेम्परेचर। तो इसकी जो स्टेज डेवलपमेंट के साथ साथ हम देख रहे हैं यहाँ पे लिफ्ट एंड फ्लो चैनल का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्योंकि के ये जो सिस्टम इस हिसाब से बना तो जो लेफ्ट पोर्शन था हमारा कैनाल का दैट हैड टू बी लिफ्टेड, क्योंकि जो पानी है उसका फ्लो हमें बनाना था टूवर्ड्स द राइट एंड द राइट साइड वाला जो फ्लो ऑफ द चैनल है वो अपने हिसाब से फ्लो के बेसिस पे ही चलता रहा। तो लिफ्ट चैनल के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, कैनाल की वॉल्स को उस हिसाब से बिल्डअप किया कि जो पानी है दैट मूव्स टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन एंड नॉट टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो मतलब ये यानी कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द कैनाल उसको हमने कर दिया लिफ्ट एंड जो राइट साइड ऑफ द कैनाल था वो अपने अकॉर्डिंगली नॉर्मल अपने फ्लो में चलता रहा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लिफ्ट चैनल एंड फ्लो चैनल, लिफ्ट एंड फ्लो सिस्टम। ठीक है। तो अब इसके इम्पैक्ट्स क्या रहे। इम्पैक्ट में ये जो चैनल है दैट वाज बेसिकली फॉर द, या कैनाल है जो ये बेसिकली हमें इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए था टुवर्ड्स द राजस्थान की जितने भी रीजन में। तो इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों ही रहे। पॉजिटिव इम्पैक्ट में यही रहा कि ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की जो पानी की जरूरत थी इरिगेशन का प्रोसेस था उसमें ये सक्सेसफुल रहा। ठीक है। इरिगेशन ज्यादा हो रही है तो कल्टिवेटेड एरिया हो गया हमारा इंक्रीज। सिमिलरली जो क्रॉपिंग थी उसकी भी हो गई इंटेंसिटी इंक्रीज। तो अब जो हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे इनिशियली राजस्थान में आके हम देखते हैं कि ड्राई जो है क्रॉप्स को इंक्लूड किया जाता था या कह सकते हैं कल्टिवेट किया जाता था, उसको कम कर लिया था, उसको बढ़ाकर उसको कम करके हमने या शिफ्ट करके अब कौन सी क्रॉप्स, वीट, राइस जैसी क्रॉप्स उगानी यहाँ पे शुरू कर दी है। तो इसलिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर को अब हम करते हैं प्रैक्टिस। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या रहे कि जो इरिगेशन है वो तो ऑल ओवर द ईयर आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली चल रही है। तो बारिशों में क्या होता है, ये नॉर्मल रूटीन में भी आप देखते हैं वाटर लॉगिंग की बहुत ज्यादा समस्या है कि पानी जितना चाहिए नहीं उससे ज्यादा पानी अगर आपको सप्लाई आ रही है तो वाटर लॉगिंग का इशू है। सेकेंडली अगर क्योंकि अब हमारे पास वो डेजर्ट का एरिया है तो इंक्रीज सैलिनिटी जो है वो हो गई है कि जो सैलिनिटी है या वाटर का जो सॉल्ट कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या होता है ओवरऑल अगर आप नेगेटिव इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि वाटर लॉगिंग की वजह से वाटर की वेस्टेज भी है, साथ ही साथ सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है तो ये वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस हो जाता है। तो अगर हम इन द लॉन्ग रन देख रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ये प्रोसेस है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा गोल था इन द लॉन्ग रन वो हो जाता है इसमें फेल। ठीक है। अभी के लिए तो हम देख रहे हैं कि इट इज वेरी मच हेल्पफुल, बट लॉन्ग रन में हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इसका मेन गोल था उसमें ये हो रहा है कहीं ना कहीं फेल। ठीक है। तो अब मेजर्स क्या सजेस्ट किए जो जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स थे उन्होंने।
पहली चीज़ की स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, यानी कि जितना वाटर रिक्वायर्ड है, जहाँ जहाँ जितने स्टेजेस में जितना पानी रिक्वायर्ड है उसी के अकॉर्डिंगली उन्हें प्रोवाइड किया जाए। सेकंड इज करेक्ट क्रॉपिंग पैटर्न टू बी अडॉप्टेड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनिशियली तो हम ड्राई क्रॉप्स को कल्टीवेट करते थे, बट अब हमने शिफ्ट कर लिया है क्रॉप्स टू द राइस एंड वीट, जो कि एज सच जितने रिक्वायर्ड भी नहीं है, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं ये क्रॉप्स, तो इनको जो है इनिशियली यहाँ पे ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। एंड साथ ही साथ लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, लेवलिंग ऑफ द लैंड, के लैंड को लेवल कर दिया जाए हाई, एंड साथ ही साथ जो वाटर कोर्सेज है उसको पक्का कर दिया जाए, ताकि जो सीपेज है वो इतनी ज़्यादा ना हो, वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो ना हो। एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी टू बी रीगेन, ठीक है, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी वाला जो एरिया है उसको वापस से सही किया जाए। और रिस्टोरिंग द फ्रेजाइल एनवायरनमेंट इन स्टेज 2, ठीक है, जो स्टेज 2 वाला हमारा एरिया है, दैट वी सी के डेजर्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है अगेन इज़ वेरी मच फ्रेजाइल, तो उसको हमें रिस्टोर करना है। सिमिलरली सोशल सस्टेनेबिलिटी टू बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर फंडिंग टू लैंड अलॉटीज हैविंग पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो एक्चुअली में जिनको ज़रूरत है सोशली, जो अभी या इकोनॉमिकली जो लैंड अलॉटीज हैं उनका अगर इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो पुअर है, तो उनको प्रॉपर फंडिंग प्रोवाइड की जा सके। एंड साथ ही साथ जो डेवलपमेंट है अपनी अदर सेक्टर्स की भी वहाँ पे हो। हम यहाँ पे बेसिकली इस प्रोजेक्ट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बट अगर एक ही सेक्टर के ऊपर हम इतना ज़्यादा एम्फोसिस कर रहे हैं एक ही एरिया को लेके, तो वो कहीं ना कहीं अगेन बैकवर्ड रह जाएगा। तो इसलिए ओवरऑल डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि और जो सेक्टर्स है इनिशियली प्राइमरी सेक्टर को ना इंक्लूड करके इतना हमें सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स को भी यहाँ पे इक्वली ग्रो करने का मौका देना चाहिए, ताकि इन द लॉन्ग रन एक मार्केट इस्टेब्लिश हो और लोग जो है इसे जो है पसंद भी करें एंड डेवलपमेंट हो ओवरऑल इन द मैनर विच वी विश्ड फॉर इट टू बी। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से इस बार जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। फर्स्ट मानस नेशनल पार्क, सेकंड फा नेशनल पार्क, ठीक है, थर्ड इज न्योरा वैली नेशनल पार्क, फोर्थ वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है, तो कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।